Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 9 जुलाई की करंट अफेयर्स क्या है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, आज की क्लास का पीडीएफ का लिंक और हमारे करंट अफेयर्स ऐप का लिंक सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से जाके आप उन सबको चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप यूट्यूब पर नए हैं या आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर एक बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो अलर्ट आप मिस नहीं करें फ्रॉम एम्बिशियस बाबा। तो चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। पहला सवाल, 8 जुलाई 2020 को इनमें से किस राज्य ने रायतू दिनोत्सव यानी कि फार्मर्स डे सेलिब्रेट किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, आंध्र प्रदेश। रायतू दिनोत्सव के बारे में डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे कर्नाटका और उड़ीसा के बारे में। कर्नाटका हाल ही में न्यूज़ में था बिकॉज उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने 6 जुलाई 2020 को वीवर्स सम्मान योजना नाम की एक स्कीम लॉन्च की थी, जिसके तहत सालाना वो 2,000 रुपये का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे तकरीबन 19,744 वीवर्स को, जो कि है उनके स्टेट में। और इसके लिए उनकी सरकार ने 10.96 करोड़ की मंजूरी ऑलरेडी दी है। अब हम बात करेंगे उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा ने हाल ही में एक कैंपेन लॉन्च किया था जिसका नाम था सबूजा उड़ीसा, जिसके तहत वो 1,30,000 हेक्टेयर की भूमि पर वृक्षारोपण करेंगे ताकि ग्रीनरी मेंटेन की जाए इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के इस फार्मर्स डे के बारे में। आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर जगमोहन रेड्डी, उन्होंने लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑर्डर एक रिलीज़ किया था और उसके बाद उन्होंने घोषणा की थी कि 8 जुलाई को मनाया जाएगा फार्मर्स डे इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये उनके पिताजी को एक ट्रिब्यूट, एक सम्मान देने के लिए उन्होंने इसकी घोषणा की थी। तो चलिए बात करते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है 8 जुलाई। 8 जुलाई इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ वाई.एस. राजशेखर रेड्डी, जो सर्व कर चुके हैं एज द 14वें चीफ मिनिस्टर ऑफ द आंध्र प्रदेश। और उनका जो टेन्योर था वो था 2004 से 2009 के बीच। पहले ही दिन अपने ऑफिस जब उन्होंने सर्व की थी एज ए चीफ मिनिस्टर, उन्होंने घोषणा की थी कि वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे वहाँ के किसानों को अपने कैंपेन प्रोजेक्ट में। तो इसीलिए उन्हें सम्मान देने के लिए उनके बर्थ एनिवर्सरी पे ये दिन मनाया जाएगा इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। YSR ऑल्सो रह चुके हैं एज दी 4 टाइम MP और 5 बार MLA रह चुके हैं फ्रॉम दी पुलिवेंदुला कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं कुछ आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर है उनका नाम है विश्वभूषण हरिचंदन और आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है YS जगमोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा स्टेट है जिसकी 3 कैपिटल्स है। पहला है विशाखापट्टनम या फिर वाइजैक जो उनका एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, दूसरा है कुर्नूल जो उनका जुडिशियल कैपिटल है और तीसरा है अमरावती जो उनका लेजिस्लेटिव कैपिटल है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, भारत सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए गोवा को कितने पैसे दिए हैं अंडर दी जल जीवन मिशन? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, 12 करोड़ 40 लाख उन्होंने दिए हैं गोवा को अंडर दी जल जीवन मिशन। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि गोवा में कितने घर हैं। टोटल गोवा में 2,60,000 घर हैं जिन्हें नल का कनेक्शन प्रोवाइड करेगी वहाँ की सरकार, और उन्होंने ये टारगेट लगभग अचीव कर लिया है बाय प्रोवाइडिंग 2,29,000 हाउस होल्ड्स विथ फ्री टैप कनेक्शन। हाल ही में एक मीटिंग हुई थी जिसमें गोवा की सरकार ने अपना एनुअल एक्शन प्लान रिलीज़ किया था और जिसमें उन्होंने बताया था कि वित्त वर्ष 2020 और 21 में वो 100% टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड कर देंगे गोवा के सभी ग्रामीण इलाकों को। और इसके लिए जो हमारी केंद्रीय सरकार है उन्होंने गोवा को जो फंड्स एलोकेट किए हैं उसे बढ़ा करके कर दिए हैं 12 करोड़ 40 लाख, जो कि पहले थे 3 करोड़ 8 लाख। अगर गोवा का ये जो एनुअल एक्शन प्लान में उन्होंने जो टारगेट बताया है वो अगर उन्होंने अचीव कर लिया तो गोवा उन कई स्टेट्स में से होगा जिसने ये 100% हर घर जल अचीव किया है।
तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, इनमें से किस राज्य को हाल ही में 326.20 करोड़ की मंजूरी दी है हमारी केंद्रीय सरकार ने वित्त वर्ष 2021 के लिए, जिसके तहत वो सभी ग्रामीण इलाकों में नल का कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे बाय द फाइनेंशियल ईयर 2022 जल जीवन मिशन के अंडर। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, हिमाचल प्रदेश। जल जीवन मिशन के बारे में बात करने से पहले एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश हाल ही में न्यूज़ में क्यों था। हिमाचल प्रदेश न्यूज़ में इसीलिए था बिकॉज वो भारत का पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने 100% गैस कनेक्शन प्रोवाइड किया है सभी घरों में। लॉकडाउन में यानी कि मार्च से अब तक कई लाखों घरों को उन्होंने गैस कनेक्शन प्रोवाइड किया है अंडर द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जल जीवन मिशन के बारे में। हाल ही में हमारी जो केंद्रीय सरकार है उन्होंने एलोकेट किए हैं 326.20 करोड़ अंडर द जल जीवन मिशन टू द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा उनके पहले से कुछ फंड्स उनके पास एलोकेटेड थे फॉर द जल जीवन मिशन और अब टोटल उनके पास हो गए हैं 371 करोड़ फॉर द जल जीवन मिशन इम्प्लीमेंटेशन। हिमाचल प्रदेश की प्लानिंग है कि अगस्त 2022 तक वो सभी घरों में नल का कनेक्शन प्रोवाइड कर देंगे और जो भारत का नेशनल गोल है वो है 2024 तक की सभी ग्रामीण इलाकों में 100% टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि 2021 में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने पैसों एलोकेट किए हैं अलग अलग स्टेट्स को अंडर द जल जीवन मिशन। बिहार को दिए गए हैं 1832 करोड़, आसाम को दिए गए हैं 1407 करोड़, उड़ीसा की सरकार को दिए गए हैं 812 करोड़, मेघालय को दिए गए हैं 175 करोड़, छत्तीसगढ़ को दिए गए हैं 445 करोड़, जम्मू एंड कश्मीर को दिए गए हैं 680 करोड़, अरुणाचल प्रदेश की सरकार को दिए गए हैं 255 करोड़, झारखंड को दिए गए हैं 572 करोड़, मध्य प्रदेश को दिए गए हैं 1280 करोड़, कर्नाटका की सरकार को दिए गए हैं 1189.40 करोड़, त्रिपुरा की सरकार को दिए गए हैं 156.61 करोड़, महाराष्ट्र को जल जीवन मिशन के लिए 1829 करोड़ दिए गए हैं, तेलंगाना को दिए गए हैं 412 करोड़ और 19 लाख और गोवा को दिए गए हैं 12 करोड़ और 40 लाख। तो चलिए अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की नई बिल्डिंग है वो किनके नाम पर रखी गई है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जो नई एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक बिल्डिंग है ऑफ द IARI यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की, जो कि है गौरिया कर्मा इन हजारीबाग झारखंड में, इसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है, जो कि फाउंडर थे ऑफ द भारतीय जनसंघ। उनकी बर्थ एनिवर्सरी यानी कि 6 जुलाई 1901 में उनका जन्म हुआ था। उनकी बर्थ एनिवर्सरी के सम्मान में उनका नाम इसके ऊपर रखा गया है IARI का। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, किस देश के साथ हाल ही में भारत ने एक MOU साइन की है तटरक्षक बल के लिए। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, इंडोनेशिया। आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे कि भारत ने हाल ही में अफगानिस्तान के साथ 5 MOU साइन की है, जिसके तहत जो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है अफगानिस्तान का उसे वो इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इंडिया और इंडोनेशिया के कोस्ट गार्ड ने हाल ही में एक MOU साइन किया है। इसके तहत जो आपसी कोलैबोरेशन है मैरीटाइम रिलेशंस का उसे इम्प्रूव किया जाएगा। इससे दोनों देशों में जो कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन है वो उसकी बढ़ोतरी होगी और कई सारे क्षेत्रों में वो काम करेंगे मिलके, जैसे कि जो हमारे तट रक्षक के लॉ एनफोर्समेंट है, मैरीटाइम सर्च है और रेस्क्यू एंड मेराइन
पॉल्यूशन रिस्पॉन्स है, इनके ऊपर काम किया जाएगा। इससे कई सारी दोनों देशों के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर की जाएंगी और मिलके वो काम करेंगे कई सारी चीज़ों का, जिसके तहत जो मेरीटाइम क्राइम्स है उसे कंट्रोल किया जाएगा, जो मेरीटाइम सर्च है उसे आपस में फैसिलिटेट और कोऑर्डिनेट किया जाएगा, और रेस्क्यू ऑपरेशंस भी मिलकर किए जा सकते हैं। और इसके अलावा जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ है उसे भी इम्प्रूव किया जाएगा दोनों देशों के बीच। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। उनके जो नए कैपिटल है उसका नाम है बोर्नियो आइलैंड, और पुराना उनका जो कैपिटल था उसका नाम था जकार्ता। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल, इनमें से किस पेमेंट्स बैंक ने हाल ही में भविष्य नाम का एक सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है नाबालिग लड़कियों के बीच में जिनकी उम्र 10 से 18 साल के बीच में है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, फिनो पेमेंट्स बैंक ने लॉन्च की है ये स्कीम। उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है 7 जुलाई को, और उसमें एक सेविंग्स अकाउंट उन्होंने रिलीज़ किया है जिसका नाम होगा भविष्य, और जिसमें 10 वर्ष से 18 वर्ष की लड़कियां सेव कर सकती हैं। ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड सेविंग्स अकाउंट होगा, और इसे आप कुछ थोड़े पैसे इनिशियली डिपॉजिट करके खोल सकते हैं। और ये इनिशियली 3 स्टेट्स में खोला जाएगा। पहला है यूपी, उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार और तीसरा है मध्य प्रदेश। और फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का टारगेट है कि 2021 तक वो लगभग 1 लाख अकाउंट ओपन कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने के लिए इनमें से किस बैंक के साथ साझेदारी की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, करूर व्यासा बैंक। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार करूर व्यासा के बारे में थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। ये एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है जिसकी खोज हुई थी 1916 में, और इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो है करूर में, जो कि है तमिलनाडु में। इसके अलावा उनके जो सीईओ है उनका नाम है PR शेषाद्री। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। करूर व्यासा बैंक ने 6 जुलाई को अनाउंसमेंट की है कि उन्होंने साझेदारी की है विद द स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस। इसके तहत वो उनके जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करेंगे। करूर व्यासा के पूरे इंडिया में लगभग 780 ब्रांचेस है, और इन सभी जगहों पे ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे करूर व्यासा बैंक के कस्टमर्स को। इसके तहत उन्होंने ये भी कहा है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगे, और जो क्लेम्स कस्टमर रिलीज कर रहे हैं उन्हें भी तत्काल रूप से सेटलमेंट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, जुलाई 2021 में इनमें से किस कंट्री ने यूनाइटेड नेशंस से अपना नाम वापस ले लिया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, USA। लेते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने क्यों निर्णय लिया है फ्रॉम इट्स विड्रॉल फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस ऑफिशियली लीव करेगी द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो एक जिनीवा बेस्ड बॉडी है। आपके लिए लिख देती हूँ, जिनीवा बेस्ड बॉडी, ऑन 6 जुलाई 2021, और इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन दी है यूनाइटेड नेशंस ने 8 जुलाई को। लास्ट मंथ जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने इसकी घोषणा की थी, और अब ऑफिशियल लेटर्स उन्होंने भेज दिए हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कि वो एग्जिट करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें 1 साल का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, और इनकी जितने भी ड्यूज है टुवर्ड्स दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसे इन्हें क्लियर करना होगा अंडर अ 1948 जॉइंट रेजोल्यूशन ऑफ द US कांग्रेस। अभी जो उनकी टोटल ड्यूज है उनका जो अमाउंट है वो है $200 मिलियन। कई टाइम से USA और WHO के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही थी, बिकॉज WHO को कंटिन्यूसली USA ने ब्लेम किया है कि उन्होंने चाइना का जो कोरोना वायरस सिचुएशन है उसे बहुत ज़्यादा ढका है, उन्होंने चाइना को फेवर किया है, और WHO ने कई सारे ऐसे स्टेटमेंट्स रिलीज किए थे जैसे कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के उन्हें कुछ भी प्रमाण नहीं मिल रहे हैं। इनिशियली उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट्स रिलीज किए थे जिसके कारण ये इन्फेक्शन इतना ज़्यादा ग्लोबली फैल गया। USA दुनिया का सबसे
ज़्यादा इन्फेक्टेड कंट्री है राइट नाउ, और सबसे ज़्यादा डेथ्स भी यूएसए में ही हुई है। इसी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी डब्ल्यूएचओ और यूएसए के बीच में, और इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वो डब्ल्यूएचओ से एग्जिट कर जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 9वें क्वेश्चन की तरफ। JLL की लेटेस्ट ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स के हिसाब से भारत कौन से नंबर पर है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी। 34वां रैंक है भारत का इन टर्म्स ऑफ रेटिंग। JLL और लास्ट एल ने की बाइलिनियल ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स यानी कि ग्रेटी के तहत ग्लोबली भारत की रैंकिंग है 34। तो चलिए बात कर लेते हैं कि पहले 3 नंबर पर कौन कौन सी कंट्रीज है। पहले पे है यूनाइटेड किंगडम, दूसरे पे है यूनाइटेड स्टेट्स और तीसरे पे है ऑस्ट्रेलिया। भारत की जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जितने भी इम्प्रूवमेंट्स रजिस्टर्ड हुए हैं ग्लोबली और रीजनली, इसका बहुत ज़्यादा श्रेय कई सारी चीज़ों को जाता है। पहला है कि भारत में जितने भी रेगुलेटरी रिफॉर्म्स हुए हैं, दूसरा है कि यहाँ का जो मार्केट डेटा है वो काफ़ी एनहांस हुआ है, और तीसरा जो सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स ले रही है हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज। इसके अलावा जो प्रोग्रेस हुई है वो हमारी कंट्री के राइट फ्रेमवर्क की भी है, उनका भी योगदान है, बिकॉज उन्होंने कई सारे ऐसी पॉलिसीज वगैरह निकाले हैं जो हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को आकर्षित कर रहे हैं कि वो भारत के रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज में आके निवेश करें। इसके अलावा भारत टॉप 20 में आया था इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी, और इसका योगदान 2 ऑर्गेनाइजेशंस का था जिन्होंने बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले किया है भारत को इसमें लाने के लिए। पहला है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल और दूसरा है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी कि IOA ने एक नई आइडेंटिटी को अपनाया है अपने 100 ईयर माइलस्टोन को सेलिब्रेट करने के लिए एट द ओलंपिक गेम्स। IOA की खोज कौन से वर्ष में हुई थी? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी। 1927 में इसकी हुई थी स्थापना। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने 6 जुलाई को एक नई ब्रांडिंग, एक नई विजुअल आइडेंटिटी और एक नई इंस्टीट्यूशनल और कमर्शियल लोगो को अडॉप्ट किया है, जिसके तहत वो सेलिब्रेट कर रहे हैं 100 ईयर्स ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन एथलीट एट द समर ओलंपिक्स। भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है इन दी ओलंपिक्स। उन्होंने उनके जो बहुत सारे एथलीट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, और ये जो नई आइडेंटिटी IOA ने अडॉप्ट की है वो सेलिब्रेट कर रहा है 100 वर्षों का पैशनेट हार्ड वर्क और जो हमारे इंडियन एथलीट्स ने कंट्रीब्यूशन किया है इन बिल्डिंग टीम इंडिया। तो चलिए अब IOA के बारे में बात की जाए। इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। इनके जो प्रेसिडेंट है वो है डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा और इनके सेक्रेटरी जनरल है वो है राजीव मेहता। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां सवाल, एमेच्योर इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन की लेटेस्ट रैंकिंग के हिसाब से इनमें से कौन से एथलीट पहले नंबर पर है इन द मेंस 52 kg वेट कैटेगरी? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी अमित पंघल। अब आइए बात कर लेते हैं डिटेल्स में। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने हाल ही में डेटा रिलीज किया है फॉर 2020 फॉर वुमेन्स एंड मेंस बॉक्सिंग। अमित पंघाल को चुना गया है AIBA यानी कि एमेच्योर इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन ने पहले नंबर पर इन द मेंस 52 kg वेट कैटेगरी। इसके अलावा दूसरे नंबर पर है मंजू रानी जिन्होंने दूसरा स्पॉट हासिल किया है एट दी 48 kg कैटेगरी, और तीसरे नंबर पर है मैरी कॉम जिन्होंने स्पॉट हासिल किया इन दी 51 kg कैटेगरी। चलिए बढ़ते हैं आगे 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां सवाल, इनमें से किसे चुना गया है एज द मेंबर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपर्ट कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई शीजो कुरुविला जॉर्ज। तो चलिए आइए डिटेल्स में इसके बारे में बात की जाए। शीजो कुरुविला जॉर्ज हैं एक फाउंडिंग CEO एक स्टार्टअप विलेज के जो कि है रीथिंक फाउंडेशन,
और उन्हें चुना गया है एज द मेंबर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपर्ट कमिटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो हमारी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और हमारी केंद्रीय सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है, उन्होंने मिलकर एक कमेटी का गठन किया है जिसके मेंबर हैं शीजो कुरुविला जॉर्ज। इसके तहत जितनी भी साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हुई हैं सिंस 2013 उन्हें ये लोग रिवाइज करेंगे, अपडेट करेंगे एक रिपोर्ट में जिसका नाम एक पॉलिसी में जिसका है नाम साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020। और जितने भी साइंटिफिक इनोवेशन दिए गए हैं उसे इनमें इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा जितने भी इनोवेटिव पॉलिसी चेंजेस हमारी केंद्रीय सरकार कंसिडर करेगी उसमें स्पेस, हेल्थ और एटॉमिक फिजिक्स सेक्टर्स को भी चुना जाएगा। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पे आपको कई सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चाहे वो बैंकिंग रिलेटेड हो, एसएससी रिलेटेड हो, रेलवेज रिलेटेड हो, जैब हो, कैब हो या फिर पैरा 13.2 हो। प्लीज़ आप इसे चेकआउट कीजिए और वहाँ से आप डायरेक्टली उसे परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप 24/7 उसे एक्सेस कर पाएंगे, चाहे हमारी वेबसाइट पे हो या फिर हमारे ऐप पे हो। थैंक यू फ्रेंड्स, इट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।